Hello, dear friends. Welcome to my channel, Dear Linguist, with Mr. Dhanibaksh Mangrio. Today, in this video lecture, we are going to learn about subject verb agreement. But before starting the video lecture, if you are new to my channel, please like, subscribe, and share my videos with your friends. In today's this video lecture of subject verb agreement, we will be dealing with 10 most important rules of subject verb and their agreement. Before moving to those 10 important rules, first we will be looking at what do we mean by subject verb agreement and how to make plurals of nouns and pronouns and the verbs. Basically, subject verb agreement means subject must be in agreement with the verb in number. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मकसद है वो ये है कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ अग्रीमेंट में होना चाहिए नंबर्स के हिसाब से। नंबर्स से मुराद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए हमें वर्ब भी प्लूरल यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरह से इधर मैंने एक एग्जांपल दिया है, असलम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो असलम जो है एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके हिसाब से मैंने जो वर्ब यूज़ किया है इज़, वो भी सिंगुलर ही है। और दूसरे सेंटेंस में असलम एंड अली, वहाँ पर मैंने आर यूज़ किया है, असलम एंड अली आर प्लेइंग क्रिकेट, बिकॉज असलम एंड अली हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मैंने जो आर वर्ब यूज़ किया है वो भी प्लूरल यूज़ किया है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इस तरह से हमें सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि वो जो है नंबर के हिसाब से सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, और उसके बाद हमें वर्ब यूज़ करना है अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि हम नाउन को प्लूरल किस तरह से बनाते हैं और वर्ब को प्लूरल किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट लिखा है कि रूल ऑफ मेकिंग प्लूरल टू अ नाउन इन अ वर्ब इज़ अपोजिट टू ईच अदर। जो हम नाउन को प्लूरल बनाते हैं और वर्ब को प्लूरल बनाते हैं, दोनों का मेथड जो है बिल्कुल अपोजिट टू ईच अदर है। अब किस तरह से अपोजिट है वो नीचे लिखा हुआ है। वी यूज़ एस और ई एस टू मेक अ नाउन प्लूरल। हम नाउन के साथ एस या एस तब लगाते हैं जब हमें नाउन को प्लूरल बनाना होता है, लेकिन वी यूज़ एस और ई एस टू मेक अ वर्ब सिंगुलर। लेकिन हम एस या ई एस वर्ब से तब लगाते हैं जब हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है। नाउन में प्लूरल, वर्ब में सिंगुलर। अब नीचे एग्जांपल है बुक। बुक के साथ हम एस लगा रहे हैं, वो जो है वर्ब बन रहा है बुक्स। तो बुक्स हमारा प्लूरल है बिकॉज बुक इज़ अ नाउन। और उसके नीचे बिल्कुल दिया हुआ है एग्जांपल रीड। रीड के साथ हम एस लगा रहे हैं, वो बन रहा है रीड्स। अब रीड्स हमारा प्लूरल नहीं होगा, वो हमारा सिंगुलर होगा बिकॉज रीड जो है वो हमारा वर्ब है। और हमने अभी अभी सीखा कि वर्ब के साथ जब हम एस या इस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। अब एग्जांपल देख लें, यूजेज अली रीड्स द न्यूज़पेपर। अब मैंने रीड को रीड्स क्यों बनाया, बिकॉज अली इज़ अ सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के लिए वर्ब भी सिंगुलर रिक्वायर होगा, और वर्ब सिंगुलर कैसे बनेगा, हमने अभी भी पढ़ा कि वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो अली रीड्स द न्यूज़पेपर करेक्ट सेंटेंस है, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों अग्रीमेंट में है बिकॉज अली सिंगुलर नाउन, रीड्स आल्सो अ सिंगुलर वर्ब। तो आइए अब हम देखते हैं जो रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। तो सबसे पहला जो बेसिक रूल है वो ये है कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड यूज प्लूरल वर्ब। जब भी कोई दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके साथ आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। जिस तरह से शकील एंड साबिर आर माय फ्रेंड्स। शकील एंड साबिर दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज़ किया है मैंने आर। शी इज़ रेडी फॉर शॉपिंग, शी सिंगुलर, इज भी सिंगुलर। दे आर इंजॉइंग रेनी डे, दे प्लूरल, तो आर जो वर्ब है वो भी प्लूरल। और उसके बाद शहजेब इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। शहजेब एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ मैंने वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किया है जो है इज़।
लेकिन बात जो है यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती कि जब भी हम दो सब्जेक्ट्स के बीच में एंड को देख लें तो हम बस प्लूरल वर्ब ही यूज़ करें। उसके लिए आप रूल नंबर 2 पर फोकस करें, जो कि बोल रहा है कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड बट रेफर टू द सेम person or thing as a whole, use a singular form of verb। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट्स भले एंड के साथ जुड़े हुए हैं, पर वो अगर किसी एक चीज़ या फिर किसी एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, उसके साथ आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। जिस तरह से इडली एंड सांबर इज़ माय फेवरेट डिश, तो ये जो दो नाउन्स हैं भले एंड के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं कि दाल चावल मेरा फेवरेट डिश है, ठीक है। तो दाल चावल यानी कि जो दो नेम्स हैं बट क्या है कि एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं। दाल चावल हम एक ही साथ खाते हैं। तो इस तरह से दूसरा एग्जांपल है द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज अराइविंग सून। तो यहाँ पर जो दो नाउन्स दिए हुए हैं द एक्टर एंड प्रोड्यूसर, भले एंड के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं। यानी कि जो एक्टर है वो, यानी कि जो पर्सन है वो एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। तो जाहिर सी बात है जो आदमी आ रहा है वो एक ही है। तो यहाँ पर हमें इज यूज करना होगा। द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज अराइविंग सोन। डोंट वरी इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज। सो मैंने जो है इसको सिंपल वर्ड्स में भी लिखा हुआ है। When article is used with both subjects, use plural subject। यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि वहाँ पर आप कौन सा वर्ब यूज़ करें, तो आप आर्टिकल्स के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर जो आर्टिकल है वो दोनों सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया हुआ है तो वहाँ पर आप जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। अगर जो आर्टिकल है वो एक यानी कि पहले वाले सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है और दूसरे वाले के साथ नहीं लगा हुआ तो वहाँ पर आप सिंगुलर यूज़ करेंगे। इसका मकसद ये है कि जब आर्टिकल एक से होता है तो उसका मकसद ये होता है वो एक ही पर्सन है। जिस तरह से द टीचर एंड द डायरेक्टर आर विजिटिंग, इसका मकसद कि टीचर वो एक दूसरा पर्सन है और द डायरेक्टर, जब द आ गया तो इसका मकसद कि जो डायरेक्टर है वो एक दूसरा बंदा है। अब ये दोनों विजिट कर रहे हैं। और दूसरे सेंटेंस में द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर, यहाँ पर भी दोनों के साथ आर्टिकल है तो यहाँ पर भी मैं आर यूज़ करूँगा क्योंकि एक्टर एक पर्सन है, प्रोड्यूसर दूसरा पर्सन है। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं इस तरह से कर दूँ द टीचर एंड डायरेक्टर, तो फिर मैं इसको इस तरह से सिंगुलर वर्ब यूज़ करूँगा द टीचर एंड डायरेक्टर इज़ विजिटिंग, या फिर दूसरे सेंटेंस में द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज़ कमिंग। ठीक है, यानी कि आर्टिकल जब एक से होगा तो दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, लेकिन अगर आर्टिकल दोनों के साथ होगा तो वो दो अलग अलग पर्सन्स होंगे। तो वी हैव टू यूज़ वर्ब अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 3 है जो कि बोल रहा है इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय आइदर डैश और डैश नाइदर डैश नॉर डैश नॉट ओनली डैश बट आल्सो डैश। तो जब इस तरह से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं इन वर्ड्स के साथ तो तब आपको क्या करना चाहिए, यूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट और नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो जब भी दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं तो आपको जो दूसरा सब्जेक्ट है जो कि नॉर और या बट अल्सो के बाद आता है उसके मुताबिक आपको वर्ब यूज़ करना है। यानी कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, जाहिर सी बात है जो वर्ब होगा उसके नियरेस्ट ये वाला सब्जेक्ट होगा दूसरे वाला। तो एग्जांपल देख लें, आइदर अली और दे, तो मैंने यूज़ किया है आर कमिंग बिकॉज मैंने पहले रूल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो वर्ब है वो हम सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ करते हैं। तो दे प्लूरल, आर भी प्लूरल। दूसरा सेंटेंस देख लें, नाइदर अली नॉर वी, तो यहाँ पर भी मैंने आर यूज़ किया है बिकॉज नॉर के बाद क्या आता है वी जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है
नॉट ओनली शहजेब बट ऑल्सो दे, तो यहाँ पर भी मैंने आर यूज़ किया है बिकॉज ऑफ दे प्लूरल तो आर भी प्लूरल। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 इज सो सिंपल, इफ द सब्जेक्ट इज अनकाउंटेबल नाउन यूज अ सिंगुलर वर्ब। जब आपका जो सब्जेक्ट है वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जिस तरह से एजुकेशन हो गया, एजुकेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, यू नो वेरी वेल। एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे इज। एजुकेशन इज important. Money does not grow on trees. Money uncountable. Milk is good for health. Milk uncountable. That's why I have used singular verb which is. अब हम देखते हैं रूल नंबर 5 जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं बीच में जब प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाता है, तो वो कभी कभी क्या करते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज के मुताबिक वर्ब यूज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नियरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट हम वर्ब तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास और, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन जब हमारे पास बीच में प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। यू मस्ट बी क्लियर दैट प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, हमारा सब्जेक्ट इससे प्रीपोजिशनल फ्रेज से पहले वाला होता है। तो रूल क्या बोलता है, इफ प्रीपोजिशनल फ्रेज कम्स बिटवीन द वर्ब एंड द सब्जेक्ट यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये बोला है कि जब भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाए तो आप प्रीपोजिशनल फ्रेज पर मत जाएं, आप अपने वर्ब के आप अपने सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब यूज करें जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज के पहले आता है। अब देखें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी इंटेलिजेंट। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज यहाँ होते हैं कि फ्रेंड्स जो है वो तो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आर यूज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफ माई फ्रेंड्स एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है वो है वन। वन सिंगुलर, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड इज। दूसरा एग्जांपल देखें, पेट्रोल इन आवर बाइक्स इज नॉट इनफ। तो देखें पेट्रोल जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर। तो भले बाइक्स है लेकिन हम जो इज यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि है हमारा पेट्रोल। सो पेट्रोल के साथ हम इज यूज़ करेंगे। और उसके बाद सेंटेंस है द कलर्स ऑफ रेनबो आर ब्यूटीफुल। अब मैंने यहाँ पर आर क्यों यूज़ किया है, बिकॉज ऑफ कलर्स। कलर्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो मैंने वर्ब आर भी प्लूरल यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। अब यहाँ पर ऑफ रेनबो जो कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वी आर नॉट कंसर्न विद द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस दैट कम इन बिटवीन द वर्ब एंड द एक्चुअल सब्जेक्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 6 आता है जो कि इन्फिनेटिव प्रोनाउंस से रिलेटेड है। अब मैंने इस रूल को थ्री सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला वो है जो कि कुछ इन्फिनेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो सिंगुलर के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, और उसके बाद जो दूसरा है वो कुछ इन्फिनेटिव प्रोनाउंस प्लूरल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है 6C, वो ये है कि जो इन्फिनेटिव प्रोनाउंस हैं वो कभी कभी सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं तो कभी कभी प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। तो अब हम जो है इन सबको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है अ, जो कि रूल 6 वो बोलता है फॉर इन्फिनेटिव प्रोनाउंस वी हैव थ्री डिस्टिंक्शंस। इन्फिनेटिव प्रोनाउन जो हमारा सब्जेक्ट जब भी आएगा तो उसके लिए हमारे पास थ्री जो है डिस्टिंक्शंस हैं। सबसे पहले है 6A। 6A में वो बोलता है कि सम आर यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी कि जो कुछ इन्फिनेटिव प्रोनाउंस हैं वो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किए जाते हैं। वो कौन से हैं, वो लिस्ट भी मैंने दी हुई है। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, neither, nobody, no one, nothing, one, somebody, someone, something, each, either। तो ये जो भी इन्फिनेटिव प्रोनाउंस हैं इनके साथ हम
सिंगुलर इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, जिस तरह से नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीवन लव्स लग्जरियस लाइफ, ईच ऑफ देम इज़ लुकिंग गुड। उसके बाद रूल नंबर 6 की जो सेकंड डिस्टिंक्शन है वो ये है कि सम इन्फिनेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज प्लूरल। तो जो कुछ इन्फिनेटिव प्रोनाउंस हैं वो प्लूरल की तरह यूज़ किए जाते हैं, वो ये हैं बहुत, मैनी, फ्यू एंड सिविल। एग्जाम्पल देख लें, बोथ प्लेयर्स हैव प्लेड अ मैच विनिंग इनिंग्स। अब बोथ जो कैटेगरी जिस कैटेगरी में आता है उसके साथ हम प्लूरल जो वर्ब है वो यूज़ करते हैं, तो तभी जो यहाँ पर मैंने हैव यूज़ किया है वो एज अ प्लूरल यूज़ किया है। दूसरा सेंटेंस है मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स लव प्लेइंग क्रिकेट। तो मैनी आ गया तो इसके साथ मुझे प्लूरल वर्ब यूज़ करना है, जो कि मैंने किया है लव। लव एक प्लूरल वर्ब है। तो रूल नंबर 6 की जो तीसरी डिस्टिंक्शन है वो ये है कि सम इन्फिनेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज आइदर सिंगुलर और प्लूरल। जो कुछ इन्फिनेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सिंगुलर के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, प्लूरल के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। अब कहाँ सिंगुलर होंगे, कहाँ प्लूरल होंगे, ये भी हम देखेंगे। तो विथ काउंटेबल यूज़ प्लूरल नाउन और विथ अनकाउंटेबल यूज़ सिंगुलर नाउन। तो इसका मकसद ये है कि जब भी हमारे पास काउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, और जब भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कुछ इन्फिनेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं। वो हैं ऑल, एनी, मोस्ट, नन एंड सम। ये वो इन्फिनेटिव प्रोनाउंस हैं। अब हम इनको प्रैक्टिकली जो है यूज़ करके देखते हैं, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। तो पहला सेंटेंस है सम ऑफ द शुगर। सम ऑफ द शुगर, सम जो है कौन सी कैटेगरी में आता है, तीसरी कैटेगरी में। तो अब हम देखेंगे कि उसके साथ जो सब्जेक्ट यूज़ किया गया है वो आइदर जो है काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, तो शुगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है मैंने इज़। और सेम सम जो है मैंने काउंटेबल के साथ भी यूज़ किया है। सम ऑफ द बुक्स आर ऑन द फ्लोर। तो बुक्स जो है काउंटेबल है तो उसके साथ मैंने प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की है, वो है आर। ऑल इज़ वेल, वेल इज़ लाइक अनकाउंटेबल तो मैंने इज़ यूज़ किया है। तो ऑल हैव अराइव्ड, तो ऑल यहाँ पर जो है काउंटेबल पर्सन्स को रेफर कर रहा है कि जो है वो सब जो है पहुँच चुके हैं। और उसके बाद तीसरा सेंटेंस है सम वाटर इज़ इन द ग्लास। तो वाटर अनकाउंटेबल है तो मैंने इज़ यूज़ किया है। और लास्ट सेंटेंस है सम बिस्किट्स। तो बिस्किट्स काउंटेबल है तो इसलिए मैंने वहाँ पर आर यूज़ किया है। तो ये था ऑल अबाउट इन्फिनेटिव प्रोनाउन, जो कि रूल नंबर 6 था। उसके बाद रूल नंबर 6 आता है जो कि है ऑल अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। जब हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स आते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास दो डिस्टिंक्शंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहली, जो कि है 6A। 6A क्या बोलता है कि इफ़ कलेक्टिव नाउन इज़ यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट यूज सिंगुलर नाउन। जबकि जब भी कोई कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगल यूनिट यूज़ किया गया है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जिस तरह से कमेटी, कमेटी मीट्स हेयर एवरी मंडे। तो यहाँ पर जो कमेटी है जो एक ग्रुप को रेफर कर रही है, तो इसलिए मैंने जो मीट्स है वो सिंगुलर यूज़ किया है। दूसरा है ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड समथिंग। तो ज्यूरी जो है उन्होंने एक कलेक्टिव फैसला दिया है। तो यहाँ पर मैंने ज्यूरी को एज अ ग्रुप लिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हैज़ यूज़ किया है जो कि सिंगुलर है। उसके बाद स्टाफ डिसएग्रीज ऑन द प्रपोजल। यहाँ पर स्टाफ को मैंने एज अ ग्रुप लिया है। जो स्टाफ है उन सब ने मिलकर फैसला दिया है जो कि डिसएग्री कर रहे हैं एक प्रपोजल पे। तो यहाँ पर स्टाफ के साथ मैंने डिसएग्रीज यूज़ किया है। तो इसी रूल की जो सेकंड डिस्टिंक्शन है वो ये है कि इफ़ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज इंडिविजुअल मेंबर्स विद इन सिंगल यूनिट यूज प्लूरल वर्ब। यानी कि जब कलेक्टिव नाउन हर एक मेंबर के लिए अलग अलग इंडिविजुअल यूज़ किया गया है तो तब हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जिस तरह से कॉमेटी मीट हेयर एवरी मंडे। तो इसका मकसद ये है कि एवरी मेंबर ऑफ द कमेटी मीट हेयर एवरी मंडे। यहाँ पर मैं कलेक्टिव नहीं ले रहा कमेटी को, यहाँ पर मैं इंडिविजुअल मेंबर की बात कर रहा हूँ कि हर एक मेंबर जहाँ पर आता है एवरी मंडे पे। तो
इसी तरह से जो सेकंड सेंटेंस है, ज्यूरी मेंबर्स हैव डिसाइडेड समथिंग, यानी कि ज्यूरी मेंबर्स जो हैं उन्होंने सब ने अपना अपना फैसला ले लिया है। सही है, जो मेंबर्स हैं उन्होंने फैसला ले लिया है। द स्टाफ डिसएग्री ऑन द प्रपोजल, इसका मकसद कि स्टाफ मेंबर्स जो हैं उन्होंने डिसएग्री किया है प्रपोजल पे। हो सकते हैं हाँ सब ने किया, हो सकते हैं कुछ ने किया हो। तो यहाँ पर एक बात कि कभी कभी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पर वो कौन सा यूज़ करें। तो यहाँ पर वहाँ पर गलत कोई नहीं होता, ये चीज़ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह से ले रहे हैं। आगे आइदर आप उसको अगर सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं तब भी आप सही हैं, अगर आप प्लूरल यूज़ कर रहे हैं तब भी आप सही हैं। तो अब हम देखते हैं रूल नंबर 8, जो कि है ऑल अबाउट क्वेश्चन सेंटेंसेस। इन क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस द एक्चुअल सब्जेक्ट कम्ड आफ्टर द वर्ब, सो यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट टू इट। जब भी हमारे पास क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद में आता है। तो हमें उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक ही वर्ब यूज़ करना है। जिस तरह से सेंटेंस है, वेयर आर द पीसेस ऑफ माई पेपर, यहाँ पर जो मेरा एक्चुअल सब्जेक्ट है वो है पीसेस ऑफ पेपर, जो कि सब वर्ब के बाद में आ रहा है। यहाँ पर क्या करना है, मुझे उसके मुताबिक यूज़ करना है। तो पीसेस ऑफ पेपर में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि हम जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज पे फोकस नहीं करते, एक्चुअल जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो उससे पहले आता है। तो इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा होगा पीसेस। तो पीसेस एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मैंने वर्ब आर प्लूरल यूज़ किया है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि वेयर के साथ अब क्या यूज़ करें। वेयर एक क्वेश्चन टाइप WH वर्ड है, आपका जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो वेयर के बाद जो वर्ब आ रहा है उस वर्ब के बाद में आपका एक्चुअल सब्जेक्ट आ रहा है। दूसरा सेंटेंस है, वेयर आर यूर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरा एक्चुअल सब्जेक्ट है यूर फ्रेंड्स प्लूरल, तो इसलिए मैंने आर प्लूरल यूज़ किया है। हाउ इज़ योर ब्रदर, तो यहाँ पर जो मेरा एक्चुअल सब्जेक्ट है वो है यूर ब्रदर, तो यूर ब्रदर सिंगुलर नाउन है, तो मैंने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है जो कि है इज़। उसके बाद रूल नंबर 9, जो कि somehow similar to the rule number 8. In some sentences, here and there are used as a subject, but these both are the dummy subjects. Actual subject comes after helping verb, so use helping verbs accordingly. हमारे पास कभी कभी सेंटेंसेस में शुरू जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो हेयर या फिर देयर से शुरू होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हेयर और देयर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, जो हेयर एंड देयर है वो आपके डमी सब्जेक्ट हैं। डमी मतलब नकली। आप किसी भी मोबाइल शॉप पे जाते हैं तो आप बोलते हैं कि इस मोबाइल की डमी दिखाएं, तो जब वो आपको डमी दिखाता है वो एक्चुअल मोबाइल नहीं होता। तो वो एक लाइक डमी मतलब फेक, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं। सही है, तो जब भी आपके पास हेयर एंड देयर है तो वहाँ पर वो आपके हेयर एंड देयर एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होते। जो आपका एक्चुअल सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा होता है। तो जिस तरह से क्वेश्चन टाइप सेंटेंस में आ रहा था, तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपका एक्चुअल सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आ रहा है। बाकी जो हेयर एंड देयर है वो आपके डमी सब्जेक्ट हैं। अब सेंटेंस देख लें, हेयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो हेयर के बाद में इज आ रहा है, इसके बाद में हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट आ रहा है जो कि है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सिंगुलर है तो बीच में मैंने इज यूज़ किया है। सही है, तो अगर इस तरह से होता, अगर लेट सपोज प्रॉब्लम्स होता तो मैं इसको इस तरह से यूज़ करता, हेयर आर सम प्रॉब्लम्स। ओके, दूसरा सेंटेंस लिखें, देखें, देयर आर सम बुक्स, तो देयर जो है हमारा डमी सब्जेक्ट है, एक्चुअल सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आ रहा है जो कि है सम बुक्स। तो सम बुक्स प्लूरल है तो इसीलिए मैंने आर यूज़ किया है जो कि प्लूरल वर्ब है। उसके बाद हमारे पास आखिरी रूल आ जाता है जो कि रूल नंबर 10, जो कि है ऑल अबाउट जेरेंड और इन्फिनेटिव्स। वो बोल रहा है कि इफ जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट यूज सिंगुलर वर्ब, however when two or more are joined by ends then they become plural subjects. अ, जब भी आपके पास जेरेंड या फिर इन्फिनेटिव्स हो तो वहाँ पर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करना है। लेकिन अगर दो जेरेंट्स या फिर दो इन्फिनेटिव्स एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर वो प्लूरल बन जाएंगे। अब देखें, रीडिंग इज़ अ ग्रेट स्किल, तो रीडिंग हमारा क्या है, जेरेंड है। वहाँ पर हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है जो कि मैंने किया है इज़। अब अगर इन जेरेंट्स को एंड के साथ जोड़ते हैं लाइक रीडिंग एंड राइटिंग,
तो अब एंड के साथ जुड़ गए, तो अब ये एज अ प्लूरल ट्रीट किए जाएंगे, तो मैंने तभी आर यूज़ किया है जो कि प्लूरल है। रीडिंग एंड राइटिंग आर ग्रेट स्किल्स। ओके, अब तीसरा सेंटेंस है, टू स्विम इज नेवर इजी फॉर एनीवन। टू स्विम एक जो है इन्फिनेटिव यूज़ किया है तो उसके साथ सिंगुलर, और जब एंड के साथ जुड़े हैं टू स्विम एंड टू रन, तो यहाँ पर एंड के साथ जो दो इन्फिनेटिव जुड़े हैं, तो अब ये इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। टू स्विम एंड टू रन आर ग्रेट वर्कआउट्स। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें आपने नई ज़रूर सीखी होंगी, और ये वीडियो आपके लिए लाइक एक फ्रूटफुल वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज ये फीडबैक इज़ रियली इंकरेजिंग फॉर अस। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट कर दें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन हो। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। वी नीड योर सपोर्ट बिकॉज योर सपोर्ट इज़ मोटिवेशन फॉर अस। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।